भारतीय विजन क्लासेस पर सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो गए हैं। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे आधुनिक कालीन साहित्य के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, बार बार कई प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले प्रश्न। हाँ मित्रों, सही सुना है आपने, बार बार कई प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके सम्मुख आज हम उपस्थित हैं। आज हम इस क्लास में आधुनिक कालीन साहित्य का संपूर्ण निचोड़ एमसीक्यू देखेंगे और सभी प्रश्नों को याद करने का भी प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आधुनिक कालीन साहित्य का महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1। पहला प्रश्न है, भारतेंदुकृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? भारतेंदुकृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का, ऋतुसंहार का, मेघदूत का या आंखों की किरकिरी का? तो किनका यह अनुवाद है? तो इसका सही आंसर है भारतेंदुकृत जो तदीय सर्वस्व है वह नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। भारतेंदुकृत तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। इन्होंने सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे, जिनमें से जो प्रमुख ग्रंथ हैं वे कौन कौन हैं? तो याद रखिए, भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, विशाख महात्मय, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला इत्यादि। याद रखना, इनका जो फूलों का गुच्छा नामक कविता खड़ी बोली की रचना है, क्योंकि प्रश्न कई बार आता है कि भारतेंदु की वह कौन सी रचना है जो खड़ी बोली में है। तो याद रखना, भारतेंदु की कविता फूलों की गुच्छा जो है वह खड़ी बोली में है। बाकी इनकी रचनाएं किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? ऑप्शन है भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु ग्रंथावली या भारतेंदु प्रसून। तो क्या आंसर होगा? भारतेंदु दर्पण। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो याद रखना, भारतेंदु की रचनाओं का जो संग्रह है वह भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से है। किस नाम से है? भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से है। और इनका संपादन कौन किए थे? तो ब्रज रत्न दास ने किए थे। इनका संपादन कौन किए थे? ब्रज रत्न दास ने किए थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में साहित्यिक चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं सोहनलाल द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखना, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना यानी काव्य में राष्ट्रीय चेतना लाने वाले कौन थे? तो प्रथम जो साहित्यकार थे वे कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इन्होंने ही हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना को लाए। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख यहाँ कृतियाँ भी हैं। सबसे पहले नाटक देख लिए, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिचंद्र जो प्रसिद्ध इनका नाटक है, भारत दुर्दशा ये भी इनका प्रसिद्ध नाटक है, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, ये सभी क्या है? तो भारतेंदु के नाटक हैं। भारतेंदु नाटक के साथ साथ निबंध भी लिखे हैं, जैसे नाटक, कालचक्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये तीनों याद कर लेना, क्योंकि ये तीनों से कई बार कई प्रतियोगी परीक्षा में सवाल आ चुके हैं। कालचक्र किनका निबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नाटक किनका निबंध है? तो नाटक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है किनका निबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की निबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पहला पायस पयोनिधि, वर्षा विनोद गीत, गोविंदानंद या वेणु गीत। इनमें से कौन सी रचना है जो भारतेंदु जी का नहीं है? तो कौन सी है? तो पायस पयोनिधि भारतेंदु जी का ग्रंथ नहीं है। इनके रचनाकार कौन है?
तो इनके रचनाकार गोविंद गिल्ला भाई हैं। कौन है? गोविंद गिल्ला भाई हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? निर्गुण भक्ति की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथों की ओर या श्रृंगार प्रियता की ओर? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले कवि माने जाते हैं, रचनाकार माने जाते हैं। उनको हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाले प्रथम साहित्यकार भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। मित्रों, यहाँ जितने भी प्रश्न आपके सम्मुख आ रहे हैं, सभी प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुके हैं और यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को रट लेंगे, रट्टा मार लेंगे और सभी प्रश्नों को अपने दिमाग में बिठा लेंगे, क्योंकि परीक्षा में यही प्रश्न बार बार आते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है, इनमें से वह कौन सी रचना है जो भारतेंदु का नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, उसमें से 3 ऑप्शन में जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और एक रचना जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। ऑप्शन नंबर ये है, आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व या हिंदी भाषा। तो इसका सही होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, रचना का क्या नाम है? तो हिंदी भाषा। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1865 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1885 ईस्वी या 1850 ईस्वी? तो इसका सही आंसर है, हिंदी भाषा का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1890 ईस्वी। कितना है? 1890 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 में हुई थी और मृत्यु 6 जनवरी 1885 में, अर्थात 35 वर्ष की अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने कवि वचन सुधा, भारत हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया, किंतु नाटक लेखन से इन्हें प्रसिद्धि मिली। और इनकी नाटक भारत दुर्दशा, खासकर कौन सा? भारत दुर्दशा इनका प्रसिद्ध नाटक है और अंधेर नगरी भी इनका प्रसिद्ध नाटक है। तो भारत दुर्दशा जिसका रचना काल 1880 ईस्वी है और अंधेर नगरी जिसका रचना काल प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी है। ये दो इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्या है? ये दोनों नाटक हैं। क्या हैं? नाटक हैं। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल प्रसन्न हित मनहु सुहाए के रचयिता हैं। इसके रचयिता कौन है? तरुणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल प्रसन्न हित मनहु सुहाए। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार बताइए। हाँ, तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर 2 में आया था, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और खासकर महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा में ही इसे पूछा जाता है। ऐसी प्रश्न को याद कर लेंगे क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? एक करके सभी विवरण को देखेंगे। इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 में 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है और एक ऑप्शन क्या है? गलत है। यानी यहाँ 4 विवरण दिए हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के संदर्भ में, उनके बारे में। इनमें से 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, वे साहित्यानुरागी और कोमल हृदय के व्यक्ति थे। ये बिल्कुल सही है, साहित्य के अनुरागी थे। दूसरा, उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की। ये भी सही है, तदीय समाज की उन्होंने स्थापना की थी। तीसरा ऑप्शन है, उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। तो उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। ये गलत है, क्योंकि वे प्राचीन को भी लेकर चले और नवीन को भी लेकर चले। अगला प्रश्न है,
हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। यहाँ देख लेना, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। प्रश्न कई बार आता है कि हिंदी साहित्य में यानी द्विवेदी युग को एक और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि हिंदी साहित्य में किस काव्यधारा को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है? तो द्विवेदी युग को जाना जाता है। पुनर्जागरण काल के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारतेंदु युग को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। यह कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो याद करिए, भारतेंदु काल को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल किनकी काव्य पंक्ति है? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल किनकी काव्य पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मैथिली शरण गुप्त की या महावीर प्रसाद द्विवेदी की? याद रखना, निज भाषा उन्नति कहे सब उन्नति के मूल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। या भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? तो प्रसिद्ध पंक्ति भी है। अगला प्रश्न है, लाश किस भाषा का शब्द है? लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी का, अरबी का, पुर्तगाली का या तुर्की का? तो लाश याद रखना, लाश जो है तुर्की का शब्द है। अगला प्रश्न है, बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं काशीनाथ सिंह, बिहारी, राधा चरण गोस्वामी या पंडित अंबिका दत्त व्यास? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिहार के जो रचनाकार हैं वे हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को एक अन्य नाम है। अभी जस्ट आपको बता ही चुके थे कि प्रश्न ऐसे ही आता है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। क्या एक और नाम है? तो एक अन्य नाम जो है पुनर्जागरण काल है। क्या है? पुनर्जागरण काल है। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरियोध, विधा निवास मिश्र या राय कृष्ण दास? अभी हम आपको बताए थे प्रेम प्रभा राम राधा अम्बिठा। प्रेम प्रभा राम राधा अम्बिठा। तो प्रेम प्रभा प्र से क्या होता है? प्रताप नारायण मिश्र होता है। क्या होता है? प्रताप नारायण मिश्र। तो सही आंसर क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र। आप ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, ट्रिक के इस्तेमाल से आप तुरंत जान लीजिएगा। कवि ट्रिक का एक मास्टर वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। आप भारतीय विजन क्लासेस के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज को चुनिए, उसमें जाकर देखिए, आपको कवि ट्रिक का महत्वपूर्ण मास्टर वीडियो मिलेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या ठाकुर जगमोहन सिंह? फिर से वही ट्रिक का इस्तेमाल करना है, प्रेम प्रभा राम राधा अम्बिठा। तो प्रेम पर से प्रताप नारायण मिश्र आगे, फिर प्रेम से प्रेमघन भी आगे, राम राधा प्रेम प्रभा राम राधा अम्बिठा, ठा से ठाकुर भी आगे, पर बा शब्द कहीं नहीं आया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बालकृष्ण शर्मा जो है भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। फिर वही प्रश्न, हमें कवि ट्रिक का इस्तेमाल करना है, प्रेम प्रभा राम राधा अम्बिठा। तो यहाँ देखिए प्रेम प्रभा राम राधा, प्रेम घन तो को जानते ही है, प्रताप नारायण मिश्र भी है, अम्बिठा देखिए अम्बी आ गया, अम्बिठा अम्बी आया, लेकिन यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का नाम कहीं नहीं आया। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। ये क्या है? तो ये द्विवेदी युग के रचनाकार हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है। यहाँ बहुत सारे काव्य कृति दिए हुए हैं, सभी प्रेम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रेम से जुड़ा हुआ बहुत सारा कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो इनमें से कौन सी कृति जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। यहाँ कंफ्यूजन वाला सवाल आ गया, जब विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए, प्रेम मल्लिका भारतेंदु जी का ही रचना है। प्रेम फुलवारी ये भी भारतेंदु जी का ही रचना है। प्रेम सरोवर ये भी भारतेंदु जी का रचना है। परंतु प्रेम पुष्पावली यह क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। ये किनकी रचना है, ये रचना प्रताप नारायण मिश्र की है। किनकी है, प्रताप नारायण मिश्र की। प्रेम मल्लिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर क्या है, सभी क्या है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, जबकि प्रेम पुष्पावली नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। याद रखना, हिंदी साहित्य के पितामह किन्हें कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अब किन्होंने स्वयं को मात्र क्या कहा है, तो कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, तो मैथिली शरण गुप्त ने। किसने, तो मैथिली शरण गुप्त ने। इसके अलावा भी देखिए, अधैर्य का कवि किन्हें कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त स्वयं को क्या कहें, तो कौटुंबिक कवि मात्र कहे हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है। प्रेमघन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने, या लाला श्रीनिवास दास ने। तो सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट ने। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही का सूल। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही का सूल। यह किनका रचना है, या अर्थात यह पंक्ति किनका है, तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल। जैसे ही देखिए, ये सीधे आपका आंसर क्या होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया है। तो किस साहित्यकार ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की नारा दिया है, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, या बाल मुकुंद गुप्त। तो याद रखना, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। तो फिर से ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, प्रेम प्रभा राम राधा अम्बिठा, प्रेम प्रभा राम राधा अम्बिठा। तो प्रेम प्रभा, प्रभा प्रा आ गया तो प्रताप नारायण मिश्र, अम्बी से अंबिका दत्त व्यास आ गया, प्रेम से प्रेमघन आ गया, अब राधिका रमन प्रसाद सिंह, यह क्या है, तो इसमें नहीं आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से जो साहित्यकार है राधिका रमन प्रसाद सिंह, वो भारतेंदु काल के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, या इनमें से सभी साधनों के माध्यम से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उन्होंने स्वयं रचनाएं लिखे, समाचार पत्र भी निकाला, भारतेंदु मंडल का गठन भी किया, अर्थात कह सकते सभी साधन के माध्यम से। अगला प्रश्न है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, नियाज, अब्र, रसा, या आफताब। याद रखना, बद्रीनारायण चौधरी जो थे वो उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे। किस नाम से, तो अब्र नाम से। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविताएं की हैं। तो याद रखना,
भारतेंदु की जो भाषा थी वो कौन थी? तो ब्रज भाषा थी। कौन सी थी? ब्रज भाषा। यह प्रश्न एनबीसी टीजीटी एग्जाम 2019 में आया और झारखंड टीजीटी 2017 में भी यह पूछ चुका है। यानी झारखंड के जो छात्र हैं वे ध्यान देंगे, यह प्रश्न झारखंड टीजीटी 2017 परीक्षा में आ चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रेमचंद जो है वे भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की कौन सी रचना प्यारा छंद में लिखी गई है? भारतेंदु की कौन सी रचना प्यारा नहीं प्यार छंद में लिखी गई है? तो प्यार छंद में जो रचना लिखी गई है वो रचना है प्रातः सुमिरन। कौन सी है? प्रातः सुमिरन जो है वह प्यार छंद में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वह मेरे चिंता अनुसार नहीं। यह कथन किनका है? किनका कथन है? ऑप्शन नंबर ए हरिओत जी का, बी भारतेंदु जी का, सी अयोध्या प्रसाद खत्री का, या डी जगन्नाथ दास रत्नाकर का। तो सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अब बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का एकमात्र रचना जो खड़ी बोली में है वो कौन सी है? तो फूलों की गुच्छा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की इनमें से कौन सी रचना खड़ी बोली में है? तो फूलों की गुच्छा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? सबसे कम आयु यानी सबसे कम आयु किसकी रही, ये याद करना है, अर्थात कितना वर्ष तक जीवित रहे। तो सबको पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु अल्प आयु में हो गई थी। 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनका मृत्यु हो गया था। मात्र 35 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु इन्होंने हिंदी साहित्य में जो कुछ देकर गए वह युगों युगों तक, जब तक हिंदी साहित्य रहेगा, इन्हें याद किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? ऑप्शन नंबर ये है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग या प्रगतिवाद युग। तो याद रखना यह आंसर होगा भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से नहीं जमी थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु और खड़ी बोली आ जाए तो एक ही रचना आएगा, फूलों की गुच्छा। इनका यह जो संग्रह है कविताओं का संग्रह फूलों की गुच्छा, यह क्या है? यह खड़ी बोली में है। अगला प्रश्न है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, श्रीधर पाठक। तो याद रखना श्रीधर पाठक जो हैं वे क्या हैं? भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। हम ट्रिक भी आपको दिए हैं, प्रेम प्रभा राम राधा अम्बिठा, इसमें बिठा कर देखना सबका नाम का पहला अक्षर जुड़ा हुआ है। प्रेम से प्रेमघन, प्रभा प्र से प्रताप, भा से भारतेंदु होता है, प्रेम प्रभा राम राधा अम्बिठा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक क्या है? तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? यानी हिंदी साहित्य के जितने भी इतिहासकार हैं वे 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? द्विवेदी युग से, भारतेंदु युग से, शुक्ल युग से या छायावादी युग से? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग से। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य में ब्रज भाषा का भी। यह पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा,
शिवदान सिंह चौहान या रामविलास शर्मा? तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार, प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य में ब्रज भाषा का भी किया। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की या प्रगतिवादी युग की? तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की विशेषता है। अगला प्रश्न है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? सी प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाबू मैथिली शरण गुप्त? मित्रों, अभी जो एमसीक्यू चल रहा है वह भारतेंदु युग से ही चल रहा है, तो अधिकतर प्रश्न आपको भारतेंदु युग से ही मिलेंगे। तो नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? मित्रों, हम आपके लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज हर बार लेकर आते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे तुरंत दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। यहाँ प्रश्न है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? सी प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिली शरण गुप्त? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। याद रखना, नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखना, भारतेंदु युग में कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो तुरंत देखते जवाब देना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रेमघन की, बालकृष्ण भट्ट की या इनमें से कोई नहीं? तो बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही काव्य कृति है। यहां देख लीजिए, बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। इसके अतिरिक्त प्रेम प्रलाप, प्रेम सुरवर्षण, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, तन्मय लीला, दान लीला आदि सभी ग्रंथ किनकी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न है, यहां देखिए मित्रों, कुछ भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म दिवस दिया हुआ है, प्रेमघन का भी जन्म दिवस दिया हुआ है, प्रताप नारायण मिश्र का भी है, जगमोहन सिंह का है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था, प्रेमघन का 1855 में हुआ था। प्रेम से 55 प से 55 प से प्रेमघन भी होता है। प्रताप नारायण मिश्र का 56 में हुआ था और जगमोहन जी का 57 1857। कैसे याद करना है? भारत के लोग राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जगे थे। जगमोहन मतलब जगना, भारत के लोग कब जगे थे? तो 1857 में जगे थे। उन्होंने विद्रोह किया था, 1857 विद्रोह। उसी समय भारत के लोग जगे थे, तो उसे याद रखेगा, जगमोहन सिंह, 1857। अगला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? प्रेमघन ने, भारतेंदु जी ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या अयोध्या प्रसाद खत्री ने? तो क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा अयोध्या प्रसाद खत्री ने। किसने? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। यहाँ दिए में सभी हैं, इनमें से 4 ऑप्शन है, जिसमें से 3 खंड काव्य किनके हैं? तो मैथिली शरण गुप्त के हैं। 1 खंड काव्य किनका है? तो मैथिली शरण गुप्त का नहीं है। तो पंचवटी बिल्कुल मैथिली शरण गुप्त का ही है। खंड काव्य सिद्धराज, ये भी मैथिली शरण गुप्त का है। नहुस, ये भी मैथिली शरण गुप्त का है। जबकि पथिक क्या है? ये मैथिली शरण गुप्त का नहीं है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। तो क्या आंसर होगा? पथिक। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पीर प्रवास को माना जाता है। याद रखना,
प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर याद कर लेना। खड़ी बोली का प्रथम या पहला महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की कृति प्रिय प्रवास को माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म अप्रैल 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रिय प्रवास 1914, वैदेही वनवास 1941, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, ये सभी क्या हैं? ये सभी हरियोध जी के, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की क्या हैं? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रचना काल 1914 है। इनके अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साकेत जो महाकाव्य है, यशोधरा भी महाकाव्य है, विष्णुप्रिया खंड काव्य है। ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई? मैथिली शरण गुप्त द्वारा, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा, नागार्जुन द्वारा या जयशंकर प्रसाद द्वारा? तो पंचवटी के रचनाकार कौन है? तो पंचवटी के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। यानी पंचवटी खंड काव्य जो है वह किनका रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है कृषक क्रंदन। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या मैथिली शरण गुप्त? तो कृषक क्रंदन किनकी रचना है? कृषक क्रंदन स्नेही की रचना है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की अन्य रचनाएं प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा, कादम्बिनी। वहीं राम नरेश त्रिपाठी की भी यहाँ कृतियां हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी। मैथिली शरण गुप्त की रचना है रंग में भंग 1909, भारत भारती, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तुलसी राम शर्मा की, गोपाल शरण सिंह की, अनूप शर्मा की या जगदम्बा प्रसाद हितैषी की? तो जगदम्बा प्रसाद हितैषी नाम बोलते ही यह जुड़ जाता है, तो इस सही आंसर क्या होगा? जगदम्बा प्रसाद, इनका ही उपनाम हितैषी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? उद्धा शतक, सुंदरी तिलक, रत्नाष्टक या समालोचनादर्श? इनमें से कौन सी रचना जो रत्नाकर जी की नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें सुंदरी तिलक जो है वे रत्नाकर की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो पथिक नाम सुनते ही हमें क्या याद आता है? राम नरेश त्रिपाठी। तो ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, ये सभी क्या हैं? तो सभी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जो है उनका ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? खड़ी बोली में, मागधी में, अवधी में या संस्कृत में? तो मित्रों सभी को पता है प्रिय प्रवास जो है वह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो किस भाषा में है? तो खड़ी बोली भाषा में है। यहां देख लीजिए प्रिय प्रवास रचना काल 1914, इसमें कितने सर्ग हैं? तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक यानी बचपन से लेकर मथुरा जाने तक का वर्णन किया गया है। यानी इसका संबंध कृष्ण लीला से है, यानी कृष्ण भगवान से है। अगला है इनका पारिजात 1937 में 15 सर्ग हैं। इसमें क्या दिया हुआ? ये भी इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। ये किनका रचना? ये भी रचना हरियोध जी का है। उसके बाद वैदेही वनवास रचना काल 1940, इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। राम के द्वारा सीता का निर्वासन की कथा है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इनका सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यानी प्रिय प्रवास का एक और नाम क्या है?
तो ब्रजांगना विलाप है। फिर जब खड़ी बोली में इसे जब प्रकाशित किया गया तो इसका नाम रहा प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? उज्जड़ ग्राम, जासूस, ऋतुसंहार, रस कलश। तो श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? तो इसका सही आंसर होगा उज्जड़ ग्राम। कौन सा? उज्जड़ ग्राम। यहां देख लेते हैं, श्रीधर पाठक ने उज्जड़ ग्राम का अनुवाद ब्रज भाषा में किया। श्रीधर पाठक द्वारा किए गए अनुवाद जो दिए हुए, सबसे पहले एकांतवासी योगी 1886 इसका रचना काल है। यह रचना गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। यानी एकांतवासी योगी ये खड़ी बोली की रचना है। यह पहले गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट थी, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में एकांतवासी योगी नाम से 1886 ईस्वी में प्रकाशन किए। इसके बाद है उज्जड़ ग्राम, इसका जो प्रकाशन वर्ष 1889 है। यह भी गोल्ड स्मिथ की ही रचना डिटर्जेंट विलेज का है। यह ब्रज भाषा में अनुवाद किया हुआ है। इसके बाद श्रांत पथिक, श्रांत पथिक जो है 1902 इसका रचना काल है। यह भी गोल्ड स्मिथ की रचना ट्रेवलर की खड़ी बोली में अनुवाद किया गया रचना है। याद रखना, एकांतवासी योगी, उज्जड़ ग्राम और श्रांत पथिक ये सभी क्या है? ये सभी श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित रचनाएं हैं। एकांतवासी योगी किस भाषा में अनुदित किया गया? खड़ी बोली में। उज्जड़ ग्राम ब्रज भाषा में और श्रांत पथिक ये भी खड़ी बोली में। एकांतवासी योगी का किस रचना का ये हिंदी अनुवाद खड़ी बोली अनुवाद है? तो हरमिट का। उज्जड़ ग्राम डिटर्जेंट विलेज का और श्रांत पथिक तो ट्रेवलर का। याद रखना। अगले प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र का अंकन के लिए, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? अर्जन की, द्वापर की, यशोधरा की या झंकार की? तो याद रखना यशोधरा की। किसकी? तो यशोधरा की। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? मुक्तिबोध की, पंथ की, श्रीधर पाठक की या सेनापति की? तो याद रखना मनोविनोद भाग 1, 2, 3 ये सभी रचनाएं श्रीधर पाठक की हैं। किनकी हैं? श्रीधर पाठक की हैं। किस भाषा में? ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे द्विवेदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। हल्दी घाटी तथा जौहर 1945 रचना काल है। इनका महाकाव्य है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय आत्मा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या मैथिली शरण गुप्त? तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। और उन्हें भारत भारती रचना पर ही, मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती के रचना पर ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में या ब्रज और अवधी में? तो सबको पता है जैसे आधुनिक काल आया खड़ी बोली का बोलबाला प्रारंभ हुआ, यानी खड़ी बोली का जो प्रसार है वो बहुत ही ज़्यादा फैल गया हिंदी साहित्य में। तो आधुनिक काल के काव्य में के कविताओं में किस भाषा की प्रधानता रही? तो याद रखना खड़ी बोली की। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग,
कृष्ण का मथुरा प्रवास या सीता का करुणापूर्ण चित्र। तो सबको पता है पीर प्रवास में जो है वह कृष्ण का क्या है, तो मथुरा प्रवास जो है यह प्रसंग है, यह कहानी है। तो सही आंसर क्या होगा, कृष्ण का मथुरा प्रवास। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता कौन है? भिखारीदास, भूषण, मैथिली शरण गुप्त या केशवदास? तो फिर से वही प्रश्न घुमाकर आ गया। तो सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। भारत भारती की रचना काल 1912 है। कितना है, 1912। और भारत भारती रचना के लिए मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, राष्ट्र कवि कहा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना एक ब्रज भाषा में है? ठेठ हिंदी कठाट, अधकिला फूल, चोखे चौपदे या रस कलश? सही आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो इनमें से जो रस कलश है वो ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। किनकी रचना है? रस कलश हरियोध की रचना है। ऐसी यहाँ जितनी भी रचनाएं, सभी रचनाएं क्या है, सभी रचनाएं क्या हैं, तो ये भी सभी रचनाएं हरियोध जी की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? अर्थात भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ काव्य कौन सा? द्वापर, सिद्धराज, नहुस, चंद्रहास? तो नाम से ही आपको पता चल गया, द्वापर। क्या? द्वापर। श्री कृष्ण जो आए थे द्वापर युग में आए थे। किस युग में आए थे? तो द्वापर युग में आए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्वापर। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? तो किस महाकाव्य से है? तो यह जो प्रकृति चित्रण है वो प्रिय प्रवास से है। किससे है? प्रिय प्रवास से है। अगला प्रश्न है, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरियोध के द्वारा, सिया रामशरण गुप्त के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा या श्रीधर पाठक के द्वारा? तो पारिजात महाकाव्य हरियोध के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, मुक्तिबोध या दिनकर? तो कुणाल गीत के रचनाकार कौन थे? तो कुणाल गीत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त थे। गुप्त कुणाल। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र का वर्णन किए हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की वह कौन सी रचना है जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र का वर्णन है? भारत भारती, द्वापर, पंचवटी या साकेत? तो याद रखना साकेत। क्या होगा? साकेत। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण है, उनका विरह वर्णन भी है। मित्रों याद रखना, साकेत का जो नवम सर्ग है, साकेत का जो नवम सर्ग है बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें ही उर्मिला का सबसे अधिक वर्णन है। तो याद रखना, साकेत जो है उसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? पंडित रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिचंद्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी या पंडित प्रताप नारायण मिश्र? तो याद रखना, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, याद रखना। आज के वीडियो क्लास का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम है? ये में है रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत। बी है भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, साकेत। सी है रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, पंचवटी। और डी है पंचवटी, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत। याद रखना, रंग में भंग इनका प्रथम रचना सबको जानते हैं। तो रंग में भंग दो दिया हुआ है, रंग में भंग भारत भारती, ये दोनों सही है, दोनों आ गया। अब यहाँ पंचवटी साकेत है, पंचवटी साकेत है। तो साकेत का सबको जानता है, रचना काल 1931 है और पंचवटी का 25 है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रंग में भंग 1909, भारत भारती 12, पंचवटी 25, पंच से 5 यानी 25 और साकेत
31। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए थे। आज हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम 100 से आगे चलेंगे। हम 1000 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज को लेकर इस वीडियो में आए हैं। आज हम 100 वीडियो देखें। आगे की वीडियो में फिर से 100 वीडियो देखेंगे और आधुनिक काल से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उन सभी एमसीक्यू को हम देखेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को धन्यवाद। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना और भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।